बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का 12 लेक्चर और इस हफ्ते का आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। होप सो बाकी लोगों ने पिछला काम कंप्लीट कर लिया होगा और किसी को पिछले टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपिगेशन पढ़ चुके हैं नॉन कंडक्टिंग मीडियम के अंदर, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपिगेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। कि कंडक्टिंग मीडियम में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करती हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो कैसा रहता है। The behavior of the plane wave passing through a conducting medium is not the same as through non-conducting medium. Non-conducting के साथ कंडक्टिंग मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो बिहेवियर है वो सेम नहीं रहता और यकीनन सेम नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक ऐसा मीडियम है जो कंडक्ट नहीं कर रहा और ये कंडक्ट कर रहा है, इसके अपने पार्टिकल भी मोशन में होंगे। तो ये किस तरह होगा स्टडी करने से ही पता चलेगा। इट इज़ असेंशली अफेक्टेड बाय कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये असेंशली है मतलब कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो मीडियम की अपनी है वो भी इस वेव के पास करने की वजह से इफेक्ट होंगी। नाउ द मीडियम विच इज लीनियर होमोजीनियस चार्ज फ्री, कंसिडर करेंगे कि जो मीडियम है वो चार्ज फ्री मीडियम है। डेट्स वाई रो इज इक्वल टू 0। वेव इक्वेशन लिखी मीडियम के लिए फॉर ई, आपने दो इक्वेशन पढ़ी थी, वेव इक्वेशन फॉर ई एंड वेव इक्वेशन फॉर एच। कल के टॉपिक में भी मैंने ये यूज़ की थी और आज भी ये इक्वेशन है। डेल स्क्वायर ई ऑफ आर टी माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल टी स्क्वायर ई ऑफ आर टी माइनस म्यू सिग्मा पार्शियल बाय पार्शियल टी ई ऑफ आर टी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो डायरेक्ट आप याद रखोगे। सोल्यूशन बनता है ई ऑफ आर टी इज़ इक्वल टू ई एस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस साथ आना है, शायद मिसप्लेस हो गया। ये बन गई इक्वेशन 1। इसमें जो ई एस है वो स्पेशल पार्ट है और चूँकि अब ये नॉन कंडक्टिंग का केस है, सॉरी कंडक्टिंग का केस है, तो कंडक्टिविटी इसकी ज़ीरो नहीं हो सकती। सिग्मा आपके पास क्या है, कंडक्टिविटी है। तो ज़ाहिर है ऐसा मीडियम है जो कंडक्ट कर रहा है, तो उसमें कंडक्टिविटी को तो हम ज़ीरो नहीं ले सकते। 10 अब जहाँ जहाँ पर ई ऑफ आर टी आ रहा था उस जगह वैल्यू पुट करो, तो ई एस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, इधर भी माइनस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। लिखने में हर तरफ ही शायद माइनस की मिस्टेक हो गई है। अब नेक्स्ट इक्वेशन में क्या हुआ कि जो ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी आ रही थी उसको कॉमन ले लिया और कॉमन में जो ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी उसको इक्वल टू 0 रखा है। इस वैल्यू को इक्वल टू 0 रखा। डेल स्क्वायर ई ऑफ एस प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई एस प्लस आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा ई एस इक्वल टू 0। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। हम अज्यूम करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये प्रोपिगेट कर रही होती है सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल जी एक्सिस में। कंसिडर करते हैं कि सिर्फ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो इसलिए जो ई एस है वो डिपेंड कर रहा है जी के ऊपर, मतलब जी डिपेंडेंट फंक्शन है। डेल स्क्वायर, वैसे तो डेल स्क्वायर में तीनों कंपोनेंट होंगे, एक्स के अलॉन्ग भी, वाई के अलॉन्ग भी, जी के अलॉन्ग भी लेकिन जो हमारी वेव है वो सिर्फ जी के अलॉन्ग प्रोपिगेट कर रही है, तो डेल स्क्वायर हम लेंगे डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर। इस लिहाज से अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर ई एस ऑफ जी प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई एस ऑफ जी प्लस आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा ई एस ऑफ जी इक्वल टू 0। अब इसका भी सोल्यूशन होगा। आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन किस में है, ई एस ऑफ जी में है, तो एस ऑफ जी का भी सोल्यूशन होगा, वो होगा ई नॉट ई की पावर आयोटा गैमा जी। इसमें जो गैमा फैक्टर है ना वो एक प्रोपिगेटिंग कांस्टेंट है और ये कम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा, वेयर गैमा इज़ द प्रोपिगेटिंग कांस्टेंट। अब अबव रिजल्ट में दोबारा ई एस ऑफ जी का सोल्यूशन पुट किया गया, किस में, इस इक्वेशन के अंदर ई एस ऑफ जी की वैल्यू पुट की गई ई नॉट ई की पावर आयोटा गैमा जी। पुट करने के बाद अब यहाँ पर आप पहली टर्म में देख सकते हो डी स्क्वायर बाई डी जी स्क्वायर है।
इसका डबल डेरिवेटिव लिया गया विद रिस्पेक्ट टू जी, तो बना माइनस गैमा स्क्वायर ई नाट ई की पावर आयोटा गैमा जी प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन ई नाट ई की पावर, बाकी जो दोनों टर्म्स है वो तो एज इट इज़ रही क्योंकि उनके साथ डिफरेंशियल ऑपरेटर इन्वॉल्व ही नहीं था, डिफरेंशियल ऑपरेटर सिर्फ पहली टर्म के साथ इन्वॉल्व था। अब यहाँ पर क्या किया कि आप देख सकते हो कि ई नाट ई की पावर आयोटा गैमा जी तीनों फैक्टर्स में आ रही हैं, तो ई नाट ई की पावर आयोटा गैमा जी को कॉमन ले लिया गया और अंदर टर्म रह गई माइनस गैमा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा इक्वल टू 0। यहाँ से गैमा स्क्वायर की वैल्यू निकाली गैमा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस आयोटा ओमेगा म्यू सिग्मा, ये होगी इक्वेशन 3। और गैमा को हम लेट कर लेते हैं कि ये कम्प्लेक्स फंक्शन होता है और कम्प्लेक्स फंक्शन को हम रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट में लिखते हैं, तो गैमा इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा आर रियल, अल्फ़ा बीटा खुद तो रियल है लेकिन बीटा के साथ जब आयोटा मिल जाता है तो खुद इमेजिनरी बन जाता है। अब इसका हमने स्क्वायर लिया, स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि आप इक्वेशन 3 में देख सकते हो कि ओमेगा गैमा स्क्वायर की वैल्यू है और ये सिर्फ गैमा है। हमने असल में इस फंक्शन को इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर करना है, कंपेयर करने के लिए मैं गैमा स्क्वायर अप्लाई कर रही हूँ, मतलब गैमा के ऊपर स्क्वायर लेने लगी हूँ, तो गैमा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा आयोटा बीटा होल स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अल्फ़ा बीटा, ये होगी इक्वेशन 4। अब आप कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को 3 एंड 4 इक्वेशन के। रियल और इमेजिनरी टर्म्स को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, रियल पोर्शन के साथ आयोटा नहीं आता और इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है। कंपेयर किया गया तो इक्वेशन 4 में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज़ अ रियल फंक्शन और इक्वेशन 3 में ओमेगा स्क्वायर इंटू म्यू एप्सिलॉन जो है ये आपके पास रियल फंक्शन है। इन दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन 5 बना दी गई। इस तरह इक्वेशन 6 का इधर से आया 2 अल्फ़ा बीटा और इक्वेशन 3 से था ओमेगा म्यू सिग्मा, ये हो गई इक्वेशन 6। अब यहाँ से इक्वेशन 6 से बीटा की वैल्यू निकाल ली गई, तो ओमेगा म्यू सिग्मा 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था उधर गया तो वो आपके पास हो गया डिवाइड। अब बीटा की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 5 के अंदर ताकि हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकें। असल में जो एक कम्प्लेक्स फंक्शन इन्वॉल्व हो गया ना हमारे पास इस सोल्यूशन के अंदर ई की पावर आयोटा गैमा जी दिस सोल्यूशन के अंदर, तो हम गैमा की वैल्यू को स्टडी करने चाह रहे हैं और गैमा में फिर फर्दर 2 कांस्टेंट इन्वॉल्व हो गए अल्फ़ा और बीटा, तो अब हम मज़ीद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू स्टडी करने जाएंगे कि उनकी वैल्यूज़ क्या बनती है ताकि हम कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में वेव इक्वेशन निकाल सकें। तो अब बीटा की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन 5 के अंदर, अल्फ़ा स्क्वायर और माइनस बीटा की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी ओमेगा म्यू सिग्मा ओवर 2 अल्फ़ा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एज इट इज़। अब जो सेंटर वाली टर्म थी उसका स्क्वायर लिया गया इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। अब जो 4 अल्फ़ा स्क्वायर है इसको ख़त्म करने के लिए आपकी मर्ज़ी कि आप चाहें तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर के साथ एलसीएम ले लें या आप चाहें तो 4 अल्फ़ा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन अगर मल्टीप्लाई किया तो फिर साथ में लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग बाय 4 अल्फ़ा स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन, तो ये बन जाएगा 4 अल्फ़ा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये प्लस की टर्म है ना इसको भी इधर ही ले आएंगे तो वही माइनस की हो जाएगी, माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू 0। तो अरेंज कर दिया ताकि पावर हो जाए ना, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और फिर कांस्टेंट वाली, तो उसी लिहाज से पहले मैंने अल्फ़ा 4 वाली फिर अल्फ़ा स्क्वायर वाली और फिर आगे देख रहे हैं कि अल्फ़ा नहीं आ रहा मतलब कांस्टेंट टर्म आ रही है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इसमें होगी अल्फ़ा स्क्वायर में, जैसा आप कहते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वो क्वाड्रेटिक इसमें होती है एक्स में, तो सिमिलरली ये क्वाड्रेटिक इसमें होगी अल्फ़ा स्क्वायर में। अब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस माइनस इक्वेशन वही है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये टर्म बनी है।
अब अंदर 16 ओमेगा स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकती हूँ, बल्कि 16 ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर को कॉमन ले लें। यहाँ पर अगर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर नहीं आ रहा तो वो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो 16 जब बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, और ओमेगा 4 जब बाहर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, ओमेगा 4 को कॉमन लिया ना, ये भी ज़हन में रखिएगा। और वहाँ पर ओमेगा की दूसरी टर्म में ओमेगा स्क्वायर था, तो उसकी दो जो पावर है वो भी आपके पास हो जाएंगी डिवाइड। म्यू एप्सिलॉन कॉमन लेके बाहर ले लिया गया, ये तो पूरी टर्म ही बाहर चली गई, कॉमन ले ली गई, तो अंदर आ गया 1 प्लस नेक्स्ट टर्म के साथ 16 4 बाहर, वो तो बाहर चला गया। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 कॉमन लिया था तो एक टर्म ओमेगा स्क्वायर के साथ हो गई डिवाइड। म्यू स्क्वायर वो बाहर जाके म्यू बन चुका है। सिग्मा स्क्वायर, बल्कि यहाँ पर हाँ सिग्मा स्क्वायर एज इट इज़ है, हमने कॉमन नहीं लिया। और एप्सिलॉन स्क्वायर इस टर्म के साथ इन्वॉल्व ही नहीं था, डेट्स वाई वो भी आपके पास हो जाएगा डिवाइड। तो टर्म बन जाएगी 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन 7। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके लिए हमने दिया स्क्वायर रूट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन ओवर 2, और इसके ऊपर पावर आ गई 1/2, ये होगी इक्वेशन 8। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बीटा की वैल्यू पुट करें इक्वेशन 7 से इक्वेशन 5 के अंदर, ताकि बीटा की वैल्यू आ जाए। तो इक्वेशन 8 की वैल्यू, जो इक्वेशन 8 के अंदर हमने वैल्यू निकाली है अल्फ़ा की, वो पुट करनी है 5 में। वैसे मैंने यहाँ से 7 से ले ली 5 में पुट करने के लिए, क्योंकि जो इक्वेशन 5 थी ना वो ऑलरेडी अल्फ़ा स्क्वायर के अंदर थी, तो अल्फ़ा स्क्वायर का डायरेक्ट रिज़ल्ट जो है वो पुट कर दिया गया। पुट करके अरेंज किया है, अरेंज करने के बाद बीटा स्क्वायर की ये वैल्यू आप देख लें कि ये वैल्यू आ गई। ये कैसे आई? पहले ये इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाई 2 बाहर कॉमन आ रहा था, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ भी, और फिर मल्टीप्लाई किया इस अगली टर्म के साथ भी, और माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एज इट इज़ है। अब इस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन के साथ 1 पावर है और इसके साथ 1/2 है, तो उनको आपस में सॉल्व कर लें। 1/2 माइनस 1 वो आ जाएगी आपके पास 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाई 2। अब ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन बाई 2 को कॉमन ले लिया गया, ये टर्म बन गई, ये होगी इक्वेशन 9। लेकिन अभी भी आपके पास बीटा स्क्वायर है, तो आपने बीटा निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए आप दोबारा उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, उसके रूट लेने के बाद ये इक्वेशन बन जाती है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। अब आप यहाँ से गैमा का रिजल्ट निकाल लिया आपने। गैमा में दो ही कम्प्लेक्स फंक्शन इन्वॉल्व थे, अल्फा और बीटा, दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब मैंने उनके सोल्यूशन को लिया है, तो ई ऑफ आर टी इज़ इक्वल टू ई एस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। ई एस की जगह उसका सोल्यूशन लगाया, क्या था, ई नॉट ई की पावर आयोटा गैमा जी। गैमा की जगह वैल्यू पुट कर दी अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। वैल्यू यहाँ पर पूरी पुट नहीं करनी, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू काफ़ी बड़ी है, लेकिन बाद में न्यूमेरिकल्स के लिए या वैसे हमने वो वैल्यू निकाल तो रखी है। अगर मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो मज़ीद सॉल्व हो सकती है। ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये वाला एज इट इज़ आया है। ठीक है, अब ई की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इंटू जी, ये दोनों एक्सपोनेंशियल थे ना, तो इनको पावर को एक ही एक्सपोनेंशियल के अंदर कर लिया, माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब ये किया कि आयोटा और जी को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आयोटा अल्फ़ा जी प्लस प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस बीटा जी और माइनस आयोटा ओमेगा टी। तो पहली टर्म के साथ भी आयोटा आएगा और दूसरी टर्म के साथ भी आयोटा आएगा, तो उन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया गया, आयोटा इंटू अल्फ़ा जी माइनस आयोटा ओमेगा टी और ई की पावर माइनस बीटा जी एज इट इज़। इक्वेशन 11 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड हो रही है, ये डैम्प्ड वेव है। डैम्प और अनडैम्प्ड दो कंडीशन होती हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने नाम सुना होगा डैम्पिंग ऑसिलेशंस और अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। डैम्प्ड होता है कि टाइम के साथ साथ जिसकी एम्पलीट्यूड जो होती है वो कम होती जाती है,
और अनडैम्प्ड का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो उसके एम्पलीट्यूड पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहे होते। वो जितना टाइम पहली दफ़ा कवर कर रही थी हर दफ़ा वो उतना ही कवर कर रही होती है, तो अनडैम्प्ड वेव होती है। अनडैम्प्ड जो वेव होती है वो ज़्यादातर प्रैक्टिकल केस, आइडियल केस में लिया जाता है कि जिसमें एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रैक्शन, उनके कोई केसेस ना लिए जाएं। क्योंकि हम जब भी प्रैक्टिकल करते हैं आसिलेशन का प्रैक्टिकल सिंपल है, जो सिंपल पेंडोलम वाला काफ़ी सारे लोगों ने 10th में भी किया होगा, तो वो प्रैक्टिकल किया जाता है, उसमें आसिलेशन प्रोड्यूस होती है। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम भी इसी में आता है। तो अगर उसकी वेव टाइम के साथ आप देखते हो कि टाइम के साथ साथ उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता जाता है और आखिरकार बाप एक जगह पर आके रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि वो वेव जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अनडैम्प्ड है। डैम्प्ड वेव के लिए क्या होता है कि टाइम के साथ साथ उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होती जाती है। आगे मैंने पैटर्न दिखाया है, ये वेव का पैटर्न है, ये आपके पास अनडैम्प्ड है। पहले इतना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रही थी और बाद में आप देखो तो आहिस्ता 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 उसका एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है और लास्ट पर आके जो वेव है बिल्कुल रुक गई है। तो ये अनडैम्प्ड वेव का पैटर्न है। आपने भी ये पैटर्न साथ में बनाना होगा कि ये जो अभी हमारे पास वेव आई है ना, इक्वेशन 11 में जो इक्वेशन आई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है ये हमें शो कर रही है कि आपकी जो वेव होगी वो डैम्प्ड होगी, टाइम के साथ साथ रुक जाएगी। और वैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आना चाहिए था कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों लेके चल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्यों नहीं डिस्कस किया? मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट पे भी तो कोई इफ़ेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सा आंसर ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों कंपोनेंट होते ज़रूर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। लेकिन जो ज़्यादा फैक्टर होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम अमाउंट में होती है, इतनी कम होती है कि हम उसे निगलेक्ट कर सकते हैं या हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इग्नोर हो जाती है, डेट्स वाई सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया जाता है। The decrease in amplitude is due to the loss of energy of electric field। या ऐसा एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो लॉस होती जा रही है। और वो किस फॉर्म में लॉस होती जा रही है? हीट डिसिपेशन की फॉर्म में। इफ़ वी पुट z इज़ इक्वल टू 1/बीटा, अगर z को हम 1/बीटा लेट कर लें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये इक्वेशन z की जगह 1/बीटा लेट कर लें तो 1/बीटा और साथ में जो बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, बीटा इंटू 1/बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर क्या आ जाएगी? -1। तो क्या हम e की पावर -1 को 1/e लिख सकते हैं? तो आप देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये किया, ई नॉट e की पावर आयोटा अल्फा z माइनस आयोटा ओमेगा t ओवर e, विच शोज डैट इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज़ रिड्यूस बाय द फैक्टर ऑफ 1/e। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके पास पहले वेव आ रही थी वो इस कंडक्टिंग मीडियम में गुजरने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है उसकी एम्पलीट्यूड कम हो चुकी होगी और कितना फैक्टर रिड्यूस हो चुका होगा? 1/e फैक्टर कम हो चुका होगा। तो आपका ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से टॉपिक था और आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। मज़ीद अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।